ईरान इसराइल जंग बंदी में अमेरिका के अलावा किसने किरदार अदा किया, कौन कौन सी शख्सियात शामिल थीं, किसने किसको क्या पैगाम दिया, ये आज आपको मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा। दूसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि अमेरिका ने जब ईरान पे हमला किया तो कोई नुकसान क्यों नहीं हो सका, और जब ईरान ने अमेरिका की एयर बेसिस पे हमला किया तो कोई नुकसानात क्यों नहीं हो सके। मार्को रूबियो का शहबाज शरीफ को किया गया फ़ोन, जिसमें शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के सफ़ीर के तौर पर रिकमेंड किया, नोबल इनाम के लिए रिकमेंड किया ट्रंप का नाम, तो उस पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। और आखिरकार हुआ क्या? बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस इंफॉर्मेटिव व्लॉग अगर आपको लगे तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स आपके मैं प्रॉपर उसका खुद जवाब देता हूँ, बैठ के 2-2 3-3 घंटे बैठ के मैं उनके खुद जवाब देता हूँ। तो काइंडली अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेशक आप मेरे ख़िलाफ़ कमेंट हो या आपकी पसंद का हो, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं कि ईरान इसराइल के दरमियान जब जंग छिड़ गई तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, पहले ये समझ लें डोनाल्ड ट्रंप एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और अमेरिकन एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। स्टैब्लिशमेंट को मात देकर वो इक़्तिदार में आए हैं और उनका मंशूर ये था या मोटो ये था या पॉलिसी ये थी कि पूरी दुनिया में ये बंद कर दी जाएगी जंगें और अमन का गहवारा बनाया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ने उनके इस मंशूर या पॉलिसी को परवान नहीं चढ़ने दिया और जब इसराइल और ईरान जंग हो गई तो इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी इसराइल का साथ देना। आज से पहले, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जितने भी अमेरिकन सदर रहे हैं, वो इसराइल के हुकूमत के हाथों में खेलते हैं या इसराइल के हाथों में खेलते हैं, उनकी उंगलियों पे खेलते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप उनकी उंगलियों, शिकंजे और हाथों में नहीं खेल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इंतहाई स्मार्ट मूव खेल रहे थे। मैंने पिछले व्लॉग में, उससे पिछले व्लॉग में, उससे पिछले व्लॉग में, पिछले 3 मेरे व्लॉग टिकटॉक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप उसको बराए मेहरबानी आराम से पूरा सुन सकते हैं। मैंने उन्हें ये कहा था, मैंने जिस दिन जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो मैंने आपको अंदर की स्टोरी दी थी। स्टोरी ये थी कि आसिम मुनीर जो हैं ईरान और इसराइल के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारतकारी करेंगे और बेहतरीन सफारतकारी करेंगे और ये जंग बंदी में किरदार अदा करेंगे। अगले रोज मार्को रूबियो ने फोन कर दिया शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम को, उनसे भी यही बातचीत हुई। मैंने उस पर भी एक व्लॉग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि आसिम मुनीर की जब मुलाकात हो गई तो मुलाकात में ये तय हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते ही नहीं थे ना कि वो ईरान पे हमला करें और अपनी पॉलिसी को तहस नहस कर दें, कि वो तो जंग के साथ ही नहीं है। इधर से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का नोबल इनाम के लिए नाम रिकमेंड किया, उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान पर हमला कर दिया। अब हमले के नतीजे में क्या हुआ? हमले के नतीजे में ये हुआ कि 3 एटमी साइट्स जो थी उन पे हमला किया गया और उन एटमी साइट्स पे से पहले यूरेनियम जो है वो बिल्कुल निकाल लिया गया था और उसमें कुछ मौजूद नहीं था और ईरान ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमारा कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। आलमी दुनिया की जो एटमी मॉनिटरिंग वो कंपनी है, उसने इस बात की तस्दीक की है कि कहीं से भी किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं हो रही ईरान में। यानी कि ये 2 आपको जवाब मिल गए। अब उसके जवाब में ईरान ने हमला किया कतर में और कतर के अलावा उन्होंने हमला किया इराक में अमेरिकन एयरबेस पे, कतर में अमेरिकन एयरबेस पे। ये जब हमले किए बहरीन में भी किया तो अमेरिकन बेड़े पे, तो उसमें से भी मेरे ख्याल कतर में 6000 फौजी थे, वो निकाल लिए गए थे। उनकी जो जितने त्यारे थे वो वहां से निकाल लिए गए थे। उनका भी, अमरीकियों का भी किसी मुल्क में कोई नुकसान नहीं हुआ, पहले ये समझ लें। उसके बाद ये हुआ कि ईरान इस बात पे बज़िद था कि जो अमेरिका ने हमला किया है उसका जवाब देना आलमी तौर पर बड़ा ज़रूरी है। और जब उन्होंने हमला कर दिया तो पता ये चला कि उसके बाद रातों रात जो है वो सुलह सफाई हो गई है, जंग बंदी हो गई। ये जंग बंदी में किसने किरदार अदा किया? ये जंग बंदी में किरदार अदा किया हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर तुर्किया गए। आप देखें वापसी पे वो किस मुल्क में रुके हैं। तुर्किया में उन्होंने OIC का इजलास हो चुका था वहां पे,
OIC کے اجلاس میں عراقی وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے سربراہ، قطر کے سربراہ اور ان سب لوگوں سے ملاقات کی، اور ملاقات میں انہیں اس بات کا عندیہ دیا کہ وہ خطے میں امن چاہتے ہیں اور امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، جس پہ اسرائیل تو آلریڈی پہلے ہی تنگ تھا ایران سے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ بندی ہو جائے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے بیانات میں کہا، پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے دن کوئی اور بیان داغ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاصم منیر نے یہ سفارتکاری کی، اور عاصم منیر کی سفارتکاری کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جس دن سے ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے، اس دن سے ہم سفارتی طور پر ایک F-16 راکٹ کی طرح، یا کہنا چاہیے وہ رافیل کا نام اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ اس کو تو ہم نے مات دے دی ہوئی ہے، ہم F-16 راکٹ کی طرح جو ہے وہ اوپر کو پرواز کر رہے ہیں، ہماری سفارتکاری اوپر کو پرواز کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب آنے والے وقت میں خطے کا جو تھانے دار ہے، جو پہلے بھارت بنا ہوا تھا، اب امریکہ اور چین اور تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ کردار پاکستان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو کمنٹس میں مجھے کوئی مشورہ ایڈوائس دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سفارتکاری کیسے ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ السلام علیکم۔